बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैफ टू कैफ सिक्स से कैफ टू बन गया है। इकोनॉमिक्स जगह पर आ गया। वैसे आई कैफ जो है ताल्लुक इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जिस चीज को आपने फिस्कल पॉलिसी के नाम से पढ़ा, उस फिस्कल पॉलिसी को इन डिटेल बताओ। लॉ आप पढ़ने जा रहे हैं किस नाम से? टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम से। और इसका नाम सिर्फ तब्दील किया है इन्होंने और कोड तब्दील किया है, लेकिन सिलेबस सारा का सारा वही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, कुछ बातें हमने सीखनी और समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। वो क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, और ये नया नाम आ गया टैक्स प्रैक्टिसेस। पेपर स्ट्रक्चर में यानी कि सिलेबस स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं है अब तक। हाँ, मे भी पेपर स्ट्रक्चर में फर्क आ जाए। ख्वाहिश है मेरी इस सब्जेक्ट के लिए काफी अरसे से, ये ख्वाहिश है कि इस सब्जेक्ट में भी एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए जाए। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है जब पहली तारीख को सिलेबस तो आ गया, जब पहली तारीख को पेपर स्ट्रक्चर आएगा तो इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर भी एमसीक्यूज दिखाई देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी, बहुत ख्वाहिश है कि एमसीक्यूज आ जाएं, ताकि वो जो 3 पेपर का जो बर्डन है ना, वो बर्डन थोड़ा क्या हो, कम हो। कैसे कम हो कि भाई आपको पेपर में थोड़ी आसानी मिले, 10-15 नंबर तो वैसे ही आ जाए हाथ में, है ना, जैसे आ जाते हैं। लॉ में जैसे आपको आसानी हो गई, लॉ तो हर हाल में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। बहरहाल, यस और नो बेटा? अच्छा जी, कुछ बुनियादी बात है, फिर रिपीट कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स में जिस चीज को हम क्या बोलते थे, फिस्कल पॉलिसी। वो फिस्कल पॉलिसी अंडर द लॉ जिन कवानीन के तहत इंप्लीमेंट की जाती है, वो सारे कानून अब हमने पढ़ने हैं। तो जरा कानून की अगर हम बात करें तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को आपस में कनेक्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास क्या इख्तियारात हमें देता है लॉ मेकिंग के हवाले से। तो लेजिस्लेशन प्रोसीजर हमारा क्या है अगर हमें पता हो, तो हम किसी भी कानून को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। बुनियादी तौर पर हम जानते हैं, एक होता है मॉनेटरी लॉ, मालियाती कानून, और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन मॉनेटरी लॉ, गैर मालियाती कानून। आपको पता है उर्दू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है लाजमी, अब हर कानून उर्दू में जरूर ट्रांसलेट होगा। और जितनी भी मीटिंग्स होती है, मीटिंग उसमें उर्दू बोलना जरूरी है। मतलब ये हमारे मुल्क में कानून पास हुआ, पता है आपको? तो जितने भी कानून अब प्रिंट पब्लिश होंगे ना हमारे, वो सारे उर्दू में जरूर पब्लिश होंगे। तो आपको पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह सब उर्दू में मिल सकता है। लेकिन उर्दू में पढ़ने के बाद आप बोलेंगे इंग्लिश में चाहिए। हमारी उर्दू के हालात ऐसे ही है ना कुछ। ठीक है जी, तो अभी मैं उसका तर्जुमा कहता ना, मॉनेटरी लॉ मालियाती कानून, और नॉन मॉनेटरी लॉ गैर मालियाती कानून। तो हम जानते हैं कोई भी कानून पास करने के लिए हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है हमारे मुल्क के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, मजलिस शुरा। हमारे हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 10th अमेंडमेंट हुई थी, 10वीं तरमीम। सुना होगा तरमीम, एक तरमीम हम भुगत रहे हैं आज तक, उसको बोलते हैं 18वीं तरमीम। सिंध भुगत रहा है, सिंध 18वीं तरमीम, जिससे सूबाई हुकूमत क्या हो गई, बा इख्तियार हो गई। सुना होगा आप। उसको खुद के रेवेन्यूज जनरेट करने का क्या मिल गया, इख्तियार मिल गया। सारी बातें इसमें, हम अब बहुत सारी बातें कवर होंगी और वो अगले अगले लेवल की बातें होंगी, हम काश उनको समझ सके। ठीक है जी, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, उसमें 10वीं तरमीम के बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया गया। तो हमारी पार्लियामेंट के अब क्या है, 3 हिस्से हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 अपर हाउस, एंड नंबर 3 लोअर हाउस। पता है आपको? प्रेसिडेंट जो है वफाक का नुमाइंदा है, क्या फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, कौन, प्रेसिडेंट। तो अपर हाउस हमारे मुल्क में हम जानते हैं किसको बोलते हैं, सेनेट को। लोअर हाउस हम अपने मुल्क में बोलते हैं किसको, नेशनल असेंबली। ये सारे स्ट्रक्चर हमें पता है, लेकिन फिर भी इसको हम रिकॉल कर रहे हैं। हमारे मुल्क के मतलब दुनिया भर में जहां जहां जमहूरियत है, दुनिया भर में बेटा जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी, जहां जहां जमहूरियत है वहां वहां आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पड़ोसी मुल्क चलते,
पड़ोसी मुल्क में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। वहां भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को वहां बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। पूरा पढ़ना बेटा, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? राष्ट्र मतलब रियासत, राष्ट्रपति मतलब रियासत का मालिक, यानी आसान लफ्जों में हेड ऑफ स्टेट, बादशाह, किंग। तो मैं अक्सर बच्चों तो बोलता हूं, बताओ पाकिस्तान का किंग कौन? आरिफ अलवी। क्या करें, आपको लगे ना लगे मानना तो पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान का किंग है। पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में हमारा वहां पर, पड़ोसी मुल्क के अंदर वहां पर बेटा अपर हाउस को क्या बोलते? राज्य सभा, सभा। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं बेटा? लोक सभा। लोग मतलब कॉमन। यही स्ट्रक्चर हमें कहा, हमने मतलब एज इट इज कहां से इंपोर्ट किया? जिनके हम गुलाम बने हुए थे वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। तो वहां जाते हैं जहां से ये निजाम आया हमारे पास, इंग्लैंड, जहां हमारे लोग आज भी इलाज करवाने जाते हैं, वापस नहीं आते। वहां जाके मर्ज उनके लाइलाज हो जाते हैं, ठीक है जी, वापसी का नाम नहीं लेते। माजी में या आज हमारा हर सियासतदान बिलाखिर जाता हुई है, ठीक है जी। और हर सियासतदान की एजुकेशन, तालीम, या क्या कहते हैं ससुराल, कोई ना कोई लिंक आपको जरूर बर्तानिया से मिलेगा। बहरहाल, तो इंग्लैंड, वहां पर सिस्टम क्या चल रहा है? वहां पर भी सिस्टम चल रहा है। वहां किंग के बदले क्या है बेटा? प्रेसिडेंट के बदले वहां पर क्वीन है। तो वहां प्रेसिडेंट नहीं होता, और वो जो क्वीन है वो अकेली इंग्लैंड की क्वीन नहीं है, वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबकी एक ही क्वीन है। समझे बात या नहीं? इनका प्रोग्राम तो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया की भी ये रहे, मतलब बाकी तुम यहाँ अपनी हुकूमतें चलाते रहो, बाकी जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो यही रहेगी। तो अगर ये कायदेनाम वगैरह नहीं मानते इस बात को, मतलब मान लेते इस बात को, तो फिर आज पाकिस्तान के भी कानून साइन कहां से होते? इन्हीं क्वीन, क्वीन साहिबा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बताने का मतलब क्या है आपको सारी बातें? तो क्वीन वहां पर हेड ऑफ स्टेट स्टेट है। और आपको पता है वो अभी अभी कुछ एक साल, विद इन 1 ईयर अभी वो बेवा हुई है। तो अब बेवा होने का पता लगा उनके शौहर भी थे। यानी हम तो समझते थे वो क्वीन है, उनके शौहर प्रिंस थे। ये पता है आपको? वो क्वीन है लेकिन उनके शौहर प्रिंस थे, किंग नहीं थे बेचारे। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वो हम अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करते। अच्छा जी, वहां पर और अगर हम आगे जाएं तो वहां पर असल में क्या था? जिन जिन मुल्कों में किंगडम सिस्टम था उसको जमहूरियत में कन्वर्ट किया गया बड़े तरीके से, कि भाई तुम्हारी बादशाह भी बाकी रहे और आवाम को भी क्या मिल जाए? ताकत मिल जाए दिखावे की। तो सिस्टम इस तरह बना दिया। तो अब क्या था भाई, सब सिस्टम समझेगा। हिंदुस्तान में राजे महाराजे थे, इंग्लैंड में लॉर्ड्स थे, यहाँ हमारे यहाँ जागीरदार वडेरे थे, ऐसे ही ना। ये जागीरदार वडेरे चले गए सेनेट में हमारे यहाँ पर, इंडिया में चले गए कहां पर? राज्य सभा में। वहां लॉर्ड सारे चले गए कहां पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर बनाया एक हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, आम आदमी को आम आदमी से चुनकर कहां लाया जाए? ऊपर, ठीक है जी। और कहां लाया जाए? वहां की नेशनल असेंबली यानी हाउस ऑफ कॉमन में, जो कि लोअर हाउस है। तो वहां का लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन, हमारा लोअर हाउस नेशनल असेंबली, और हिंदुस्तान का लोअर हाउस लोकसभा। तो जहां जमहूरियत है वहां स्ट्रक्चर सेम दिखेगा। तो अब कानून कहां से वजूद में आता है? देखो समझे, हम हमारी आवाम अक्सर शिकायत करती है हुकूमत बन, टेक्निकल बात कर रहा हूं, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। हमारे लोग अक्सर अक्सर शिकायत करते हैं, यार ये जो हुकूमत बन जाती है वादे करके जाते हैं, पानी का मसला हल कर दूंगा, रोड बना दूंगा, फला कर दूंगा, ये कर दूंगा। नेशनल असेंबली में जो गया है उसका असल काम रोड बनाना नहीं है, ये तो बल्दियाती काम है। ये तो उसूली तौर पे बल्दियाती हुकूमत के काम है जो करवाएगी, जो उनको फंड्स मिलेंगे। तो असल काम है उनका लेजिस्लेशन, कानून साजी।
ये जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं ना लोग, इनका काम है कानून साजी करना। अब आप सोचे कि आप जिसको इलेक्ट करके वहां पहुंचा रहे हैं वो कानून की अलिफ भी जानता नहीं जानता, या सिर्फ वो ठप्पा लगा कर आएगा, हाँ भाई उसको बोला इस कानून को मंजूर करवा तो बोला मंजूर, इसको बोलो ना मंजूर तो बोलेगा ना मंजूर, इसको बोला धरना तो धरना। मतलब वहां जिस शख्स को हमने भेजा है उसको कानून की अलिफ पता है नहीं, पता नहीं, पता नहीं क्या कह सकते। तो अब हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे। तो हमारा आइन जो है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 10वीं अमेंडमेंट होने के बाद प्रेसिडेंट उसका पार्ट बन जाता है। और उसके बाद कानून साजी कैसे होगी? कानून को दो नजरों से देखा जाएगा। क्या कानून पैसे की लेन देन के मुतालिक है, या कानून नॉन मॉनेटरी लॉ है, कोई क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जैसे साइबर लॉ। अगर कोई बंदा किसी का अकाउंट हैक कर ले, आप बोलो भाई, आप गए थाने में, बोला क्या मसला, बोला मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। अच्छा जी, अब क्या करें? बोला फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, बोला ऐसा तो कोई कानून हमारे पास नहीं है जिसके तहत हम आपकी एफआईआर काटे कि आपका फेसबुक अकाउंट क्या हो गया, हैक हो गया। जी बेटा, खैरियत है? पक्का? बोला वो कोई मेरी टिकटॉक वीडियो डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगा रहा है, कॉपीराइट वायलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ मैंने क्या करना है? एफआईआर दर्ज करवाना। मतलब इस तरह के कानून नहीं। तो जब इस तरह के कवानीन होंगे, मतलब यानी कानून होंगे, नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे। कौन बनाएगा? ऑब्वियसली यही हमारा सिस्टम बनाएगा। तो मॉनेटरी बिल, और तो क्योंकि टैक्स लॉज जो हैं वो हमारे मॉनेटरी लॉज हैं, जिसका ताल्लुक पैसे की लेन देन से है, तो हुकूमत अवाम पर जो भी टैक्स लागू करेगी वो ऑब्वियसली अंडर द लॉ लागू कर सकती है, उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकती। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो मॉनेटरी लॉ के लिए जरूरी है कि वो मॉनेटरी लॉ सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा? नेशनल असेंबली में। उसको सेनेट जाने की जरूरत नहीं है, ना वो सेनेट में प्रेजेंट होगा। सेनेट में उस पर क्या हो सकती है? सिर्फ बहस हो सकती है। सेनेट उसके ऊपर क्या देगा? रिकमेंडेशन देगा। क्या देगा बेटा? रिकमेंडेशन, अपनी राय। नेशनल असेंबली की मर्जी है वो राय कबूल करे या इग्नोर करे, सुनना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? मॉनेटरी लॉ के ऊपर सेनेट का कोई इख्तियार नहीं है। वो कौन सा लॉ है जिसपे सेनेट का इख्तियार है? ये कौन कह रहा है? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं या हमारा आइन बोल रहा है? तो अब आप बताइए, हम जिस कानून को पढ़ने जा रहे हैं वो दो हमारे पास कानून है। एक का नाम है इनकम टैक्स लॉ, जिसको इकोनॉमिक्स में हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से पढ़कर आए। याद है भाई? इतने लोगों को याद है डायरेक्ट टैक्स? और दूसरे का नाम क्या है? सेल्स टैक्स लॉ, जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर इनडायरेक्ट। सर कौन सी इकोनॉमिक्स? कैसी इकोनॉमिक्स? कहां की इकोनॉमिक्स? कोई इकोनॉमिक्स नामी सब्जेक्ट भी था क्या? जमाने में कोई इकोनॉमिक्स भी था? ऐसा कुछ था क्या? ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में हम उसको डायरेक्ट टैक्स और सेल्स टैक्स को हम दोनों क्या है? मॉनेटरी लॉ। दोनों क्या है बेटा? तो ये मॉनेटरी लॉ ऑब्वियसली कहां वजूद में आए होंगे? नेशनल असेंबली में। और वहीं ये क्या होंगे? अप्रूव होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी कानून को हम नेशनल असेंबली से अप्रूव ना करवा सके या सेनेट से अप्रूव ना करवा सके, तो हमारे पास एक और जुगाड़ भी है कानून को वक्ती तौर पे नाफिज करने का। इस दौरान हम बाकी सबको मना लेंगे, कैसे भी करके। समझे बात या नहीं? कैसे भी करके आवाम सारी मान जाएगी, फिर वो कानून अप्रूव हो जाएगा। एक और रास्ता है, वो क्या है? ऑर्डिनेंस। यस और नो? ऑर्डिनेंस बगैर मतलब बगैर अप्रूवल के कौन जारी कर सकता है? कोई भी कानून है जो कौन जारी कर सकता है? प्रेसिडेंट। कितने दिनों के लिए? 120 दिनों के लिए। उसको 120 दिन की मुद्दत है, अगर उसको मजीद चलाना है तो क्या होगा? उसको अप्रूवल चाहिए। अगर वो मॉनेटरी ऑर्डिनेंस है तो उसको नेशनल असेंबली की अप्रूवल चाहिए, और अगर वो नॉन, तो नेशनल असेंबली की चाहिए और सेनेट की भी चाहिए। ये सारी बातें आप अच्छी तरह जानते हैं।
यस और नो? और इस बार तो बिजनेस लॉ में सवाल भी तो आया ना बेटा, सबको पता होगा। ठीक है भाई, आसान बात करते हैं, बड़ी सिंपल बात करते हैं और इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। देखो सिलेबस के साथ कनेक्ट करके बात करने जा रहा हूँ। सिलेबस तीन, वही है, सिलेबस भी तीन हिस्सों में तोड़ा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और स्टडी टेक्स्ट के पहले 3 चैप्टर्स। स्टडी टेक्स्ट के, जिसके अंदर हमारी कुछ लेजिस्लेशन के मुतालिक क्या हुई है, गुफ्तगू हुई है, और लेजिस्लेशन हमारी टैक्स कानून के बारे में क्या कहता है, टैक्स कानून के मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ उसमें कवर होगा। एथिक्स क्या है, और वो जो एडम स्मिथ के बारे में क्या आए थे, कैनन्स आए थे, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लॉ बनाते वक्त आपको कौन कौन से कैनन्स का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम बातें, कुछ पढ़ी बातें, कुछ जो पढ़ी हुई बातें वो नहीं है, सारी बातें इस चैप्टर में। लेकिन ये चैप्टर प्योर थ्योरी है, मतलब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको पहले ये सारा बी और सी पार्ट कवर करना। यानी आप समझ लें कि आपका जो स्टडी टेक्स्ट होगा उसका चैप्टर 1, 2, 3 तो हम स्टार्ट में कवर ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। और खैर स्टडी टेक्स्ट की तरतीब भी फॉलो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसके लिए मैं स्पेसिफिक किताब दे दूंगा, वही किताब हमारे लिए सब कुछ है। वो किताब जिससे मैंने पढ़ा उस दौर में, जिस दौर में बेनजीर का वाकया हुआ, 7 और 8 दिसंबर से अगला साल 8, यानी मार्च की अटेम्प्ट, आपकी मार्च की अटेम्प्ट, ठीक है ना, मार्च की अटेम्प्ट है, ठीक है जी। कहते हैं दिसंबर अभी आने वाला है, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो उस वो किताब जिससे मैंने पढ़ा, और उसके बाद 2009 से लेकर अब तक जितने भी आवाम को मैंने पढ़ाया उसी किताब से पढ़ाया, ठीक है। वो मेरे उस्ताद की किताब है, सर खालिद पेटीवाला। अब किताब इतनी अपडेट हो चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है कि हर चैप्टर के एंड पर आपको सारे टॉपिक वाइज क्या मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन क्या क्यों इंपॉर्टेंट है समझाऊंगा। सर सॉल्यूशन तो मैं आई की वेबसाइट से मिल सकता है, नहीं, वजह बताऊंगा उसकी, मैं आपके सामने रखता हूँ वजह। तो वो एक किताब हमारे लिए क्या है, सब कुछ है, उसी से हमारा क्या होना है, पेपर पास होना है, हमें कहीं और कुछ देखने की बस जरूरत नहीं है, बात तय कर लो कि उसी किताब में। हाँ, उस किताब में जो जो फर्दर अमेंडमेंट्स की क्या होंगी, जरूरत होगी, मैं करवाता रहूंगा आपको खुद ही कि हाँ इसमें ये चीज ऐड कर, ये चीज मिसिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इनकम टैक्स लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स लॉ, सिंपल सी बात, इनकम टैक्स लॉ, तुम कमाते हो, कमाते हो, लाओ टैक्स दो। सैलरी कमाई, सैलरी पे टैक्स दो। प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, रेंट पे दिए, रेंट, इनकम पे टैक्स दो। कमाया ना, मतलब कमाया, जहां कमाया उस पे टैक्स दो। बैंक में क्या रखे तुमने, पैसे, सूद कमाते हो, चलो भाई इंटरेस्ट भी टैक्स दे दो, कमा रहे हो ना, हमें क्या हलाल हराम का, कमा रहे हो, लाओ टैक्स। अच्छा भाई, कंपनी में क्या रखे तुमने, शेयर्स, अच्छा 100 वाला शेयर तुमने 200 का बेच दिया है, वाह वाह गेन हो गया, लाओ टैक्स दो। अच्छा जी, अच्छा तुमने तुमने शेयर होल्ड करके रखा हुआ, बेचा नहीं है, तो 1 साल के एंड पे कंपनी ने क्या दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा, लाओ टैक्स दो, टैक्स दो। तुम कमाते हो, तुम टैक्स, समझ पा रहे हो बात ये। अच्छा जी, तुम गए टीवी प्रोग्राम में, तुमने गाना गाया, तुमने डांस किया, तुम्हें इनाम मिला, तुमने इनाम जीता, लाओ लाओ टैक्स दो। तुम्हारा प्राइज बॉन्ड निकला, लाओ टैक्स। तुम्हें पॉकेट मनी मिली, सर इतना ना करें सर, तुम्हें पॉकेट मनी मिली, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी इसे बात करते हैं फिर इंशाल्लाह, इससे बात करते हैं, ये हमारी गुफ्तगू का आगाज होगा। अच्छा जी, ये कौन सा वे है भाई, सीधा सीधा मांगने वाला, ला भाई, चल भाई टैक्स निकाल, सीधा सीधा। अच्छा भाई, और अगर आप इसके जवाब में बोलते हैं मेरी तो कोई इनकम ही नहीं, मेरी लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई आमदनी नहीं, जायदाद नहीं, अगर आप ऐसा बोल दें तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, आपकी कोई आमदनी नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब हमारे पास एक ये था डायरेक्ट वे, आपकी इनकम को, डायरेक्ट टैक्स इज अप्रोचिंग योर इनकम डायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, आप कमाते हो, आप बताओ मैं कमाता हूं, टैक्स दो, खत्म बात।
लेकिन एक तरीका यह है कि वो तमाम लोग जो टैक्सेस नहीं देते, जो अपनी इनकम छुपाते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, उनके टैक्सेस तक पहुंचा जाए। कैसे? इनडायरेक्टली। कैसे पहुंचा जाए? इनडायरेक्टली। हाँ भाई, तुम नेस्ले जूस का डब्बा खरीद रहे हो, अच्छा भाई, डब्बे में लिखा हुआ है क्या? रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी, जर्नल सेल्स टैक्स। जिन तुमने जूस पिया, जूस भी पी लिया, सेल टैक्स भी पी लिया। मतलब तुम असमझना बात को, तुमने खर्चा किया, यानी तुम्हारे पास नेस्ले जूस खरीदने के लिए क्या है, 40 रुपए है, लेकिन तुम्हारी कोई आमदनी नहीं। तो ये 40 रुपए कहीं से तो आए ना तुम्हारे पास। तो अब क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए पैसे कहीं से भी आए, भले अब तुम्हारे पास इनकम हो या ना हो, तुम टैक्स दो। यानी एक है तुम डायरेक्टली कबूल करो, हाँ मैं कमाता हूं, टैक्स। और एक में तुम कबूल नहीं करते कि जी मैं कमाता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए। कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं, जूते खरीदने के लिए पैसे हैं, पिज्जा खरीदने के लिए पैसे हैं, फ्यूल खरीदने के लिए क्या है, पैसे। तो जितने भी मेरे खर्चे हैं, जितने भी मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, उन एक्सपेंडिचर को हुकूमत बोलती है अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ करने के लिए पैसे हैं और तुम ये नहीं बताते कि तुम्हारे पास पैसे आ, तो एक काम करो, तुम अपने खर्चों पे टैक्स दे दो। हमारी अजम्पशन ये है कि तुम अगर इनकम नहीं बताओगे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे जो तुम खर्च कर रहे हो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तुम जनरेट करके ही खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से हम तुम्हारे खर्चों को बुनियाद बनाकर तुम्हारी इनकम तक डायरेक्टली नहीं, अब वो इनकम कोई भी हो, जैसे ही तुमने पैसा खर्च किया, तुमने क्या किया, खर्चे के ऊपर क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। यस और नो? तो इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट, अप्रोचिंग योर इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट, तुम कमाते हो, तुम टैक्स दो, डायरेक्ट टैक्स। और तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, हाँ हैं, अच्छा, तो तुम कमाते हो इसलिए तुम टैक्स दो। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम को इनडायरेक्टली अप्रोच कर। तो ये दो बुनियादी एरिया हमारे पास है, एक इनकम टैक्स, और इसकी वेटेज पेपर के अंदर 60 to 75 मार्क्स है इसकी वेटेज। आसान कर लें इसको, आप ये मान लें कि 75 नंबर का एरिया, 70 नंबर का एरिया ये है, 25 नंबर का एरिया ये है, 5 नंबर का एरिया ये। इसका सवाल पेपर में पिछले काफी अटेम्प्ट से 5 से ज्यादा का नहीं आ रहा, ठीक है जी। और इसका सवाल 30 नंबर तक जा सकता है, अगर ये 30 नंबर पे गया तो ये 60 नंबर पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसकी लोअर लिमिट कैच करूंगा और इसकी अपर लिमिट कैच करूंगा। किसकी? इनकम टैक्स की वेटेज 60 मार्क्स, उसकी वेटेज 30 मार्क्स। इनकम टैक्स को अगर आए कि अपने बढ़ाना होगा ना, तो वो इस वेटेज को कॉम्प्रोमाइज करेगा। मतलब इसको 60 से कहां लाना है, 65 पर, तो आई क्या 50 इसको कहां लाएगा, 10 से 5 पर। ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह समझ लें आप, 5 मार्क्स का सवाल कहां से मिलना है आपको, एरिया नंबर 1 से। 65 नंबर का सिनेरियो कहां से मिलना है आपको, एरिया नंबर 2 से। और 30 मार्क्स का सिनेरियो कहां से मिलना है। और मेरा एक जुमला आज अपने पास संभाल के रख ले, सेल्स टैक्स इस पेपर को पास करने की कुंजी है, चाबी। जिसका ये पोर्शन वीक है, ये इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए, सॉलिड नंबर। मतलब अगर आपको आता है, आपके मार्क्स बहुत सॉलिड है इसके, क्योंकि इसमें आपको 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा सिनेरियो, मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल सवाल, जिसकी बहुत प्रैक्टिस अवेलेबल होगी आपके पास। जो बच्चा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है उसके लिए पेपर में ये वाला सवाल करना कोई मसला ही नहीं होता। फिर 10 नंबर जो बचेंगे वो इसकी थ्योरी होगी, लेकिन थ्योरी भी आजकल इस पेपर में रट्टा बेस नहीं आ रही, सिनेरियो बेस्ड आ रही है। जैसे मर्केंटाइल लॉ में क्या करते हैं, सिनेरियो फेस करते हैं ना, वैसे ये पेपर स्ट्रक्चर क्या है, 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरेटिकल। कैलकुलेशन है इसके अंदर भाई, लेकिन वो सारी कैलकुलेशन किस पे बेस करती हैं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग पर।
समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो अगर हम पेपर देखें माजी में, तो माजी में हमें 60% न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है। तो जिस पेपर में 60 नंबर का क्या आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, फिर भी बोले पेपर बच्चा पास ना करे, तो क्या कर सकते हैं? तो इसकी आप पिछली 2 अटेम्प्ट छोड़ दें, उसके बाद अगर आप इसकी वेटेज उठाए ना, वेटेज, तो आपको सबसे ज्यादा पासिंग रेशो अगर किसी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा ओवरऑल कैफ में, तो वो ये पेपर। इसका मेरे हिसाब से ओवरऑल पासिंग रेशो एवरेज तमाम अटेम्प्ट्स का 48% से 52% के दरमियान है। मतलब इस पेपर में बैठने वाला मेरे हिसाब से 50% बच्चा क्या करता है, पेपर पास करता है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ऐसा पेपर है क्योंकि स्कोरिंग है, प्रैक्टिस की, न्यूमेरिकल कर लिया, थोड़ी बहुत अगर थ्योरी भी आती है, सपोर्ट मिल गया, और एमसीक्यूज आ जाए तो फिर है ना भाई, अगर आ गए तो फिर तो इसका पासिंग रेशो और बढ़ जाना है। और मेरे हिसाब से आई कैप इसके अंदर करेगा, क्योंकि ये कैफ का इनिशियल पेपर बन गया ना अब ये, तो इसका पासिंग रेशो और इंप्रूव होना चाहिए। बहरहाल बात को दोबारा कनेक्ट करते हैं किस लॉ से। तो भाई सबसे पहले किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की। ऑब्वियसली पढ़ाना हम यहां से शुरू करेंगे, तो हमारे आज का टॉपिक जो भी शुरू होना है वो यहीं से शुरू होना है। क्या नाम है बेटा? इनकम टैक्स लॉ। आई कैप ने खुद लॉ बनाया है या हुकूमत ने बनाया है? आई कैप ने लॉ बनाया है, हुकूमत ने बनाया है? तो भाई आई कैप तो उस लॉ को क्या करवा रहा है, आपको पढ़वा रहा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, पैसे तो कहने को तो आपके पास स्टडी टेक्स्ट होगी पढ़ने के लिए, है ना भाई, क्या होगी, लेकिन असल जो है अगर बात करें असल, तो असल होगा इसका सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होगा? सोर्स। अगर आप चाहें तो असल सोर्स से पढ़ सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इस लॉ को पढ़ने का? तो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास क्या, इनकम टैक्स। लिखना शुरू कर दें बेटा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है सर, 2001 जहां जहां आपको लफ्ज ऑर्डिनेंस दिखाई दे और वो आज तक चल रहा हो, तो समझ जाइएगा उस वक्त फौज की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ। इससे पहले हमारे पास जो कानून था वो कानून कहलाता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। क्या कहलाता था बेटा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जैसे अभी आपका कंपनी लॉ था, उसमें कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, 1979, 1984 ज़िया-उल हक। जहां जहां ऑर्डिनेंस आया वहां वहां फौज आ गई, यस और नो? तो ऑर्डिनेंस में क्या था भाई, जहां जहां फौज आ गई वहां वहां हमारा आर्मी चीफ क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और प्रेसिडेंट जो अहकाम जारी करे वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनेंस। सर ऑर्डिनेंस की मुद्दत तो 120 दिन होती है, तो 2001 लिखा हुआ है सर, तो 2001 लिखा हुआ है और आज तक चल रहा है। हाँ आज तक चल रहा है। कैसे सर? बड़ा सिंपल सा मसला है, आसान बात है। आज ये एक्ट है, आज ये ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन जो कानून ऑर्डिनेंस के नाम से क्या होता है, इनिशिएट होता है, यानी पहले उसको प्रेसिडेंट जारी कर दे और बाद में उसको अप्रूव करवाया जाए। कहां से बेटा? नेशनल असेंबली से। तो वो बाद में एक्ट बन चुका होता है, लेकिन क्योंकि वो इनिशिएट किस नाम से हुआ था, तो आज भी उसको यादगार के तौर पर किस नाम से पुकारते हैं? तो लीगली इट इज एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट है बेटा, आवाज नहीं है बेटा, ये इनकम टैक्स एक्ट है, लेकिन ये इनिशिएट किस शक्ल में हुआ था, बाद में इसको नेशनल असेंबली ने क्या किया, अप्रूव किया, तो ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। जब तो आज तक चल रहा है। अगर ऑर्डिनेंस होता तो 120 दिन में क्या हो जाता बेटा, एक्सपायर हो जाता ना बेटा। जवाब दो या नहीं? तो फिर आज चल कैसे रहा है? तो आज ही एक्ट है, तो फिर भी इसको क्या बोल रहे हैं सर, यादगार के तौर पर। यादगार कि हाँ ये बतौर ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ था, लेकिन बाद में इसको अप्रूवल मिल गई, जब तो चल रहा है आज। तो आज ही एक्ट, लेकिन फिर भी इसको किस नाम से पुकार रहे हैं,
समझ में आई बात या नहीं? अच्छा जी, पक्का कंफर्म? तो ये कब का चल रहा है बेटा? इससे पहले क्या था हमारे पास? इससे पहले क्या था हमारे पास? मैंने बताया 1979। वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, नया ऑर्डिनेंस आ गया। तो कभी भी कोई कानून जब मौजूदा कानून किसी पुराने कानून की बात करता है, उसके लफ्ज इस्तेमाल करेगा, लफ्ज। वो लफ्ज आप सबको आना चाहिए, पहले भी आना चाहिए। यानी नया कानून तस्करा कर रहा है किसका? तो क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 1979 वाले ऑर्डिनेंस का तस्करा कर सकता है? हाँ कर सकता है। उसके लिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा, और लफ्ज आपको आना चाहिए, बोलेंगे रिपील्ड ऑर्डिनेंस। क्या? रिपील्ड, REPEALED, रिपील्ड। क्या? रिपील्ड ऑर्डिनेंस। समझे बात या नहीं? कंफर्म? बात समझ में आती है? अब एक मसला आ रहा है यहां पर, ये कानून कब का पास हुआ है बेटा? 2001। आज क्या चल रहा है? 2001 की तकरीबन कितनी पुरानी बात हो गई? 20 साल। 20 साल पुरानी बात हो गई। तो क्या 20 साल से हमारा कानून एक ही चलता आ रहा है? नहीं। अब इसको समझना है, इसके अंदर होती है एनुअल अमेंडमेंट। क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? एनुअल अमेंडमेंट। बोलिए बेटा, क्या होती है बेटा? सालाना तब्दीली। उसको, उसी सालाना तब्दीली को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। अवाम की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बजट। और लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं हम उसको फाइनेंस बिल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल अवाम की लैंग्वेज में बजट, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में फिस्कल पॉलिसी, और लॉ की लैंग्वेज में। तो इसका मतलब हर साल हमारा जो माली साल है, फिस्कल ईयर है, जो कि शुरू कहां से होता है? जुलाई से। खत्म कहां होगा? जून पर। जैसे ये वाला साल जो शुरू हुआ है अभी, ये शुरू हुआ है 1 जुलाई 2021 से। खत्म कहां होगा? 30 जून 2022 पर। इस साल का बजट हुकूमत ने कब दिया? ये साल शुरू होने से पहले। समझ में आई बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बजट कब आया? मई के महीने में, मई के आखिर में, जून के स्टार्ट में। तो जब वो बजट पेश किया गया उस वक्त तो फाइनेंस बिल था। और फाइनेंस बिल जो है वो मॉनेटरी लॉ है, यस और नो? फाइनेंस बिल मॉनेटरी लॉ है, यस और नो? और वो करेगा क्या? इस ऑर्डिनेंस को क्या करेगा? अमेंड करेगा। क्यों सर, क्यों अमेंड करेगा? जरा कनेक्शन बन जाए मेरे। प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं मैं सर। हुकूमत को अपनी फिस्कल पॉलिसी चेंज करनी है सर। कभी हुकूमत को एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करनी है। आवाज नहीं है बेटा। कभी हुकूमत को कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी फॉलो करनी है। कभी हुकूमत को टैक्स रेट्स बढ़ाने हैं, कभी हुकूमत को टैक्स रेट गिराने हैं, टैक्स रिलीफ देने हैं आवाम को, ताकि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। तो अमेंडमेंट बनती है कि नहीं बनती? लॉ के थ्रू ही बनेगी ना। तो वो अमेंडमेंट लॉ के थ्रू जब हो रही है तो उसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? बोलिए क्या नाम दे रहा हूं? क्या नाम दे रहा हूं? फाइनेंस बिल। बिल क्यों बोल रहा हूं? बिल इज वो ड्राफ्ट लॉ, अनअप्रूव लॉ। जब तक नेशनल असेंबली इस मॉनेटरी लॉ को अप्रूव ना कर दे, ये बिल है। जिस दिन अप्रूव हो गया, इसका नाम सर बिल से क्या पड़ जाएगा? फाइनेंस एक्ट। आवाज ही नहीं है बेटा। जब अप्रूव हो गया तो क्या बन गया? बोले। और जब ये फाइनेंस एक्ट बन गया, इसने किसको अमेंड कर दिया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। किसको अमेंड कर दिया? दोबारा दोहराइए, किसको अमेंड कर दिया? उसमें टैक्स रेट अमेंड हो गए, कोई नया कानून उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। कोई इनकम क्या हो गई? माफ हो गई। किसी नई इनकम पर क्या लग गया? टैक्स लग गया। ठीक है जी, कोई टैक्स छूट मिल गई, कोई नया रिलीफ मिल गया। यूट्यूब वाली आमदनी क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। या टिकटॉक वाली आमदनी क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। फला मतलब ये हुकूमत अब कानून लाएगी ना बेटा, कि ये इस स्कोप क्या क्या है अब इनकम का, सारी बात अब आने वाली है। ये बड़ा बेहतरीन कोर्स आपको जो फिनटेक,
फिनटेक सुना होगा ना, फिनटेक। फिनटेक का कोर्स आईकैप इंट्रोड्यूस कर रहा है, बड़ा बेहतरीन कोर्स है फिनटेक। हमारे इर्द गिर्द इजी पैसा फिनटेक, ठीक है ना। ये इजी पैसा एग्जाम्पल है फिनटेक की। मोबाइल, जितने भी हम मोबाइल फोन की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन बोल रहा हूँ उसकी, बैंकिंग की, एचबीएल वालों की हो या एमसीबी वालों की हो, जितनी भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेशनली पेपॉल बोलते हैं आप, ये सारी एग्जाम्पल है किसकी, फिनटेक। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं इस वक्त। ये फिनटेक का कोर्स लॉन्च किया है, मतलब आईटी को बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है किससे, आपसे, क्योंकि फ्यूचर कुछ और है। और अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे यकीन कर। तो इस पे जरा ब्लॉक चेन क्या है, ये तमाम बातें भी आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। ब्लॉक चेन सिस्टम, थोड़ी बहुत आईटी की नॉलेज को अपग्रेड करें, फायदे में रहें, नॉलेज लेते रहें, जहां से थोड़ी बहुत अच्छी आसान अल्फाजों में आपको नॉलेज मिलती रहे, कनेक्ट रहें जरा इन चीजों के अंदर, बहुत बेनिफिट होगा आगे जाके आपको। तो ये पता लग गया भाई सब लोगों को, ये क्या हो गया, अमेंड हो गया, पक्का। तो हर साल ये अमेंड होता है। तो इस साल ये अमेंड हुआ, कब अमेंड हुआ बेटा, आवाज नहीं है यार, देखिएगा। गवर्नमेंट ने बजट दिया फॉर फिस्कल ईयर 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022, ठीक है जी। उस बजट को मैंने क्या नाम दिया लॉ की लैंग्वेज में, वो बजट ऑब्वियसली इस पॉइंट से पहले आना चाहिए ना, आवाज नहीं है बेटा, इस डेट से, क्योंकि ये कानून तो इस डेट से इंप्लीमेंट होगा, कहां से कहां तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, यस और नो बोलिए। तो वो कहां आना चाहिए, इस डेट से पहले पहले। मतलब ये बिल कब आया, ये आया मई 2021 में, या ये बिल आया जून 2021 में, जवाब देना बेटा। तो ये अप्रूव होगा, कब तक अप्रूव होगा, 30 जून 2021 से पहले पहले अप्रूव होगा। यानी इसको क्या बनना है, एक्ट बनना है, किस डेट से पहले पहले, 1 जुलाई से पहले पहले, 30 जून 2021 से किसको एक्ट बन जाना चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, नाफिज हो जाए, कब से, नाफिजुल अमल हो जाए, कब से, 1 जुलाई। तो इस फाइनेंस एक्ट को हमने नाम देना है, नाम क्या नाम देना है, ये फाइनेंस एक्ट कब आया, 30 जून 2022 के बाद आया, 1 जुलाई 2021 से पहले आया, कब आया, मई के महीने में आया, जून के महीने में आया। तो वो उस मई और जून का ईयर कौन सा था, 2021 था, 2020 था, 22 था, 21 था। इसको नाम दूंगा मैं फाइनेंस एक्ट 2021। क्या नाम दूंगा, तो फाइनेंस एक्ट 2021 नाफिज हुआ कौन से साल पर, 21-22 पर। अब आप मुझे बताइएगा, अगर फाइनेंस एक्ट 2019 आया है तो कौन से साल पे इंप्लीमेंट हुआ, 19-20 पर। जबरदस्त। फाइनेंस एक्ट 2020 आया है, कौन से साल पे इंप्लीमेंट हुआ, 20-21 पर। ये भी हम आम आदमी की जबान में बात कर रहे हैं, 20-21, 19-20। अब इसको भी हम नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लॉ पढ़ेंगे तो इसके भी नाम मिलेंगे हमें, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है। इसके जरिए मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा आगे जाके। इसका मतलब क्या हुआ, एनुअल क्या हो रही है, अमेंडमेंट। कैसे हो रही है, थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है बेटा। तो ये मतलब हमें टैक्स के अंदर हर साल टैक्स अपडेट हो रहा है, मतलब आई कैप की 2 अटेम्प्ट होती हैं। जैसे अब ये अमेंडमेंट कब हुई है, बोलो यार कब हुई अमेंडमेंट, जून के महीने में ना, जुलाई गुजर गया है, आवाज नहीं है बेटा, अगस्त गुजर गया है, सितंबर जिसमें पेपर हुए हमारे। तो अब जाहिर सी बात है, जो जिन बच्चों ने पेपर दिए उन्होंने तो पुराने वाले फाइनेंस एक्ट के पेपर दिए। कौन से फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2020 के पेपर दिए, आवाज नहीं है बेटा। लेकिन क्योंकि क्योंकि उनके पास टाइम कम था नए फाइनेंस एक्ट की तैयारी करने के लिए, लेकिन आपके पास तो नए फाइनेंस एक्ट की तैयारी करने के लिए टाइम ज्यादा है ना बेटा, 6 महीने पूरे। तो आप पर कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा, जिससे टैक्स लॉ में आ जाएंगी बहुत सारी चेंजेस, टैक्स रेट चेंज, लॉ चेंज, रेट चेंज, परसेंटेज चेंज, लिमिट्स चेंज, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। मामूली मामूली बहुत छोटी छोटी जगह जगह पे चेंजेस देखने को मिलती है। तो जब ये चेंजेस आपके सामने आ जाएंगी तो आपको जो भी पेपर देना है वो नए फाइनेंस एक्ट के हिसाब से देना है। अब आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे जो सजेस्टेड सॉल्यूशन लगाया हुआ है वो तो उसी दौर का लगाया हुआ है,
जिस दौर का क्या था पेपर था, और वो सॉल्यूशन कौन से फाइनेंस एक्ट के हिसाब से सॉल्व हुआ है, उसी टाइम वाले। और मुझे जो आज सॉल्यूशन चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, आज के फाइनेंस एक्ट वाला या माजी वाला। तो इसका मतलब आई कैप की वेबसाइट पे जितने भी पड़े हुए पास पेपर्स हैं वो मेरे लिए तकरीबन क्या हो गए, इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उनके सोल्यूशन मेरे लिए जब काम के हैं, जब मुझे तमीज हो कि वो सोल्यूशन पुराने वाले लॉ के हिसाब से सॉल्व हुआ होगा और मुझे सॉल्व करना है आज के लॉ के हिसाब से। और अब तक इसका कोई एग्जाम आई कैप में हुआ नहीं है, मतलब ये पहला एग्जाम होगा। कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2021 का, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे हुए ना बेटा, तो ये तो फर्स्ट एग्जाम होगा। तो अब जो भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए होगा वो इस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से चाहिए होगा। तो इसका मतलब कोई ऐसी अपडेटेड किताब हो मेरे पास जो अपने अंदर माजी के जितने भी पास पेपर्स हैं उनको भी अपडेट कर दे नए लॉ के हिसाब से, और उनके सॉल्यूशन बना दे किसके हिसाब से, नए लॉ के साथ। वो किताब अवेलेबल है, मैंने पहले बोल दिया। तो एक ही किताब हमने फॉलो करनी है और उससे हमारे सारे काम मुकम्मल हो जाए। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलें जी, ओके। तो अब यहां से मैं अपनी गुफ्तगू कहां से बढ़ा रहा हूं, इससे। तो सबसे पहली बात हमारी जो इसके ऊपर होने लगी है वो क्या है, वो क्या गुफ्तगू हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो हम लव्स इनकम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं, पहचान, कि सर हम किसको इनकम बोलें और किसको इनकम ना बोलें। स्टार्ट लेते हैं। इनकम जो मैं मानूं मैं कमाता हूं, और क्या दूं उस पर, टैक्स दूं। इनकम कमाने के लिए कोई उम्र की कैद हो सकती, इनकम किसकी होगी, किसी शख्स की होगी ना। इस पर अभी हमारी हमारी बहस नहीं हो, हम बाद में लाएंगे, अभी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बताइए इनकम कितने तरीकों से कमाई जा सकती, सोचिएगा जरा, जवाब देगा। आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। कॉमनली हमारी नजरों के सामने कौन कौन सी इनकम है। नंबर 1, सैलरी। आवाज नहीं है बेटा। किसी का मुलाजिम बन के, किसी के पास जॉब करके हम इनकम कमा सकते हैं। जवाब दें बेटा। तो सैलरी को आप इनकम मानेंगे? आवाज नहीं आई बेटा। अगर आप सैलरी को इनकम मानेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना है। आवाज नहीं आई। पक्का, कंफर्म? अच्छा जी। दूसरा ऑप्शन क्या है या तो खुद मुलाजिम बन जाओ या दूसरों को अपना मुलाजिम बना लो। ऐसा काम करो, मतलब बिजनेस करो। बिजनेस करोगे तुम मालिक बन जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास क्या करेंगे, काम करेंगे, तो तुम मुलाजमत दोगे लोगों को। तो जब तुम बिजनेस कर रहे हो तुम्हारी फिर जो इनकम है वो सैलरी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी इनकम क्या होगी, तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे। तुम बिजनेस के रेवेन्यूज पे टैक्स दोगे, प्रॉफिट्स पे टैक्स दोगे। ऑब्वियसली किस पे टैक्स देंगे, प्रॉफिट पर। यस और नो? तो सैलरी हमारी इनकम है, आमदनी। आपसे पूछते ना भाई आप क्या कमाते हो, पूछ सकते ना भाई आप क्या कमाते हो, कैसे अर्न करते हो, गुजारा कैसे होता है। ये बोलोगे पॉकेट मनी पर होता है। भाई जवाब दो ना भाई, बताना पड़ेगा ना आपको, या नहीं है भाई? तो या तो क्या करता है बंदा, क्या करता है, खुद का काम करता है, मतलब खुद का काम, बिजनेस, ठीक है जी। और सैलरी, या उसके अलावा क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कमाने के रास्ते कौन कौन से, बताए ना बेटा, पार्टिसिपेट करें। प्रॉपर्टी रेंट पे देना, उससे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, बताया अभी मैंने आपको। पैसा अगर आपके पास बहुत रखा हुआ है, कहां रख दिया, बैंक में, वहां से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा बहुत पड़ा हुआ है, आपने कहां लगा दिया, शेयर्स में। शेयर्स पर आप दो किस्म का प्रॉफिट कमा सकते हो। शेयर्स बेचकर गेन कमा सकते हो, गेन, उसको लॉ में क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? और अगर शेयर्स आप होल्ड करते हो तो उसमें क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड। डिविडेंड आपकी इनकम। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कि हमारे अंदर बगैर किसी चीज का नाम लिए पहचान डेवलप हो जाए, किस चीज को इनकम बोलना है और किस चीज को इनकम नहीं बोलना। उसके लिए हम एक लफ्ज से बात करेंगे, रिसेट। लिखना शुरू करते हैं बेटा।
क्या बात करेंगे बेटा? और इसके ऊपर हम जुमला लिखेंगे एवरी receipt is not income। क्या बेटा, क्या जुमला क्या लिखा? ये हमारी यहां से अंडरस्टैंडिंग, ये अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई आगे तक हमें काम आती रहेगी, फिर हमें डिफिकल्टी नहीं होगी पहचान में किसको हम इनकम बोले किसको हम इनकम ना बोले। इनकम की डेफिनेशन से पहले ये एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्या लिखा बेटा आपने? क्या जेब में आने वाली हर चीज इनकम? आवाज नहीं आ रही यार आप लोगों की। क्या जेब में आने वाली हर चीज आपकी इनकम है? सोच ले अच्छी तरीके से। क्या हर जेब में आने वाला पैसा आपकी इनकम है? आपको ईद पे मिलने वाली ईदी आपकी इनकम है? आपको रोजाना मिलने वाली पॉकेट मनी आपकी इनकम है? आवाज नहीं है बेटा। आपको बर्थडे पे मिलने वाला गिफ्ट आपकी इनकम है? आवाज नहीं आ रही यार। नो सर आपका थोड़ी चलेगा, लॉ चलेगा बेटा। लेकिन आप नो क्यों बोल रहे हो सवाल? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने, वो क्या है? एवरी रिसिट इज नॉट इनकम। संतोष ने ललित से लोन लिया, लोन कर्जा, तो उससे क्या हुआ? संतोष की जेब में पैसे आए या गए? संतोष की इनकम। यार अब पार्टिसिपेंट चाहिए आप लोग। क्या लोन के जरिए मिलने वाला पैसे को मैं अपनी इनकम बोलूं, आमदनी बोलूं? आप सबका जवाब चाहिए बेटा। तो आप क्या बोल रहे हो? एवरी, पहला कायदा सीख लो। क्या जेब में आने वाली हर चीज को इनकम बोलेंगे? जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं, इनफ्लोज, इनफ्लो मतलब पैसे का आना, जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं, क्या तमाम इनफ्लोज को हम अपनी इनकम बोलते हैं? द आंसर इज नो। तमाम इनफ्लोज को हम इनकम नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है? इन इनफ्लोज को दो हिस्सों में तोड़ना है। कुछ को इनकम बोलना है, कुछ को इनकम नहीं बोलना। इसका मतलब क्या है? इस रिसिट को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इस रिसिट को, इस रिसिट को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पार्टिसिपेट प्लीज। एक तरफ बोल रहे हैं हम रेवेन्यू रिसिट। क्या बोल रहे हैं बेटा? क्या नाम दे रहे हैं? रेवेन्यू रिसिट। दूसरी तरफ हम क्या नाम दे रहे हैं? कैपिटल रिसिट। एक कौन सी रिसिट बेटा? देखो लॉ है, इसमें बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे। अचानक से आप जो है ना, आप अचानक जागोगे मसला हो जाएगा। इसलिए बहुत गौर से सुनते रहो चीजों को। हर रिसिट इनकम नहीं होती, दोहराइए, हर रेसिड इनकम नहीं होती। तो इसलिए अगर हर रेसिड इनकम नहीं होती तो रेसिड को दो किस्म, दो हिस्सों में कहते हैं क्लासिफाई करना चाहिए। एक वो जो इनकम है और एक वो जो इनकम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिट वो रिसिट है जो बाय डिफॉल्ट, आवाज नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनकम है, जिसको इनकम मानना ही पड़ेगा, जिसको बाय डिफॉल्ट इनकम मानना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई भी रिसिट क्लासिफाई हो जाएगी किसमें? अगर कोई भी रिसिट क्लासिफाई हो जाएगी किसमें? किसमें बेटा? तो उसको क्या मानना पड़ेगा? इनकम मानना पड़ेगा। मतलब आप बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट इज बाय डिफॉल्ट, रेवेन्यू रिसिट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या? वो रिसिट जो किस डेफिनेशन में फॉल कर जाए। अभी सर बताई नहीं डेफिनेशन आपने, अभी बताया नहीं पहचान कैसे होगी, लेकिन इतना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? जो रिसिट बाय डिफॉल्ट क्या कहलाए? रेवेन्यू रिसिट। उसको क्या मानना है? और जब इनकम मानना है तो उस पर टैक्स भी देना है। यस और नो? अच्छा जी। कैपिटल रिसिट इज बाय
डिफॉल्ट, नॉट इनकम। क्या दो बातें आपके दिमाग में बैठ गई? आसान बात है जी बेटा, सिर्फ इनकम पे टैक्स दिया जाता है। हाँ जी, दो बातें। क्या रेवेन्यू से इनकम है? क्या रेवेन्यू से इनकम है? यस है। क्या कैपिटल लिस्टेड इनकम है? नहीं है। एग्जाम्पल्स और तफसील आगे आ रही है, पहले पहले इतना फिट कर लें। अब एक जुमला ऐड कर रहा हूं, लॉ, इसको बोलते हैं लॉ का टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इज बाय डिफॉल्ट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। क्या बेटा? यही तो टर्निंग पॉइंट है लॉ का बेटा। क्या क्या बोला बेटा, क्या बोला यार? दोहराए जुमला बेटा प्लीज। रेवेन्यू रिसिट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा? इनकम है। दोहराइए, रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट इनकम है अनलेस, हाँ, अगर कानून चाहे तो उसको माफ कर दे। अगर कानून ने उसको माफ कर दिया है तो फिर हमें, हमारा क्या जाता है? हमारा तो टैक्स ही बच रहा है ना, हमारे तो फायदे की बात हो रही है ना। तो ठीक है, अगर कानून उसको उसको जिस चीज को इनकम होना चाहिए वो इनकम है, लेकिन अगर कानून ही उसको माफ कर दे तो ठीक है, वो इनकम बच गई, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अच्छा जी, एक और टर्निंग पॉइंट, इसकी वजाहतें आ रही हैं, ठहर ठहर के आ रही हैं, लेकिन पहले पॉइंट्स अपने दिमाग में फिट करने। कैपिटल रिसिट इज बाय डिफॉल्ट, अब जुमला पढ़ने के लायक है लॉ की लैंग्वेज, और ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी चीज को रिवर्स कर सकती है। अनलेस स्पेसिफिकली अनलेस स्पेसिफिकली, आवाज नहीं है बेटा, अनलेस स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम, अनलेस स्पेसिफिकली ट्रीटेड या टेक्स्ट एज व्हाट? डीम्ड इनकम। मतलब कैपिटल लिस्टेड इनकम नहीं होती। हाँ, लॉ चाहे तो किसी भी कैपिटल लिस्टेड को नाम लेकर इनकम बना सकता है। समझेगा जरा बात? सैलरी, अभी जो आपसे सवाल जवाब, सैलरी, सैलरी बोलो, सैलरी, सैलरी इनकम है क्या नहीं है? सैलरी पे टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लेकिन अगर सैलरी वजीर आजम की है तो लॉ ने एग्जेम्प्ट कर। सैलरी किसकी है? माफी। सदर की सैलरी में माफी, प्रेसिडेंट की सैलरी माफ, एग्जेम्प्ट। यानी प्रेसिडेंट ने अपनी सैलरी पर टैक्स नहीं देना भाई। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो अपनी सैलरी को एग्जेम्प्ट करवा के कहते हैं। ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं थी, नवाज शरीफ साहब ने एग्जेम्प्ट करवाई है, और इमरान खान ने अब तक इस लॉ को रिवर्स नहीं किया। मतलब हमने कहा सर सैलरी क्या होनी चाहिए? टैक्स होनी चाहिए। आवाज नहीं है बेटा, सैलरी इनकम है, लेकिन अगर लॉ किसी चीज को क्या करते हैं, तो अब जुमले को पढ़िएगा जरा, पढ़ के देखिएगा जुमला क्या जुमला है। रेवेन्यू रिसीट्स बाय इनकम अनलेस, रेवेन्यू रिसीट को आपने इनकम मानना है, उस पर टैक्स भी देना है, अनलेस जब तक के कानून में से आपको कोई माफी ना मिल जाए। आवाज नहीं है बेटा। और कैपिटल रिसीट को आपने इनकम नहीं मानना जब तक कानून नाम लेकर उसको इनकम ना बोल दे। समझना बात को, पॉकेट मनी इनकम नहीं है। आवाज नहीं है बेटा। लेकिन अगर खान साहब को जोश आ गया, बोला टैक्स की बहुत कमी है मुल्क के अंदर, बोला बच्चों की पॉकेट मनी में भी क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। तो आओ बच्चों, सैर कराऊं तुम्हें नए पाकिस्तान की। ठीक है जी। तो क्या हुआ, अगर अगर कानून में ये जुमला ऐड कर दिया जाए कि आज से पॉकेट मनी भी क्या होगी? टैक्स होगी, तो फिर पॉकेट मनी को भी इनकम माना या समझा जाएगा। हालांकि पॉकेट मनी को कोई इनकम नहीं बोलता। लेकिन अभी कुछ वजाहत बाकी।
सर अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सी रिसिट को हम क्लासिफाई करें रेवेन्यू रिसिट और कौन सी रिसिट को हम क्लासिफाई करें बतौर। जरा तब बताओ, अब ये हम यहां से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ रही। तो हमने कहा दो पहचान बना लें। क्या बना लें? वो रिसिट जो थ्रू रिसिट थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, रिसिट थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन वॉलेंटरी रिसिट that is through establishment of legal right other than sharia rights। और यहां लिखा हमने रिसिट थ्रू नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और वॉलेंट्री रिसिट। ये की पॉइंट्स है इसकी पहचान के। इसके जरिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी रिसिट को क्लासिफाई कर सकें किसके तो किस हैसियत से। यार बोलिए, इन पॉइंट्स के जरिए आप इस काबिल हो जाएंगे आप किसी भी रिसिट को क्लासिफाई कर सकें किस हैसियत से, रेवेन्यू रिसिट की हैसियत से या। और क्लासिफाई क्यों करना है कि कौन सी रिसिट को इनकम बोलना है और कौन सी रिसिट को इनकम नहीं बोलना। सबसे पहला सवाल देखिए, अब आपको कुछ अकाउंटिंग की कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में होनी चाहिए। लफ्ज है पर्सनल एसेट। आवाज नहीं है बेटा। लफ्ज क्या है? ललित का गाड़ियों का शोरूम है। आवाज नहीं है बेटा। ललित का गाड़ियों का शोरूम है। तो शोरूम में 10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसको अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे? बोलिए। स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। किस नियत से नियत क्या है? उन गाड़ियों के पीछे नियत क्या है? बेचने की। आवाज नहीं है बेटा। तो अगर ये वो गाड़ियां अपने शोरूम से बेचता है तो क्या बोलेंगे इस एक्टिविटी को? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। यस और नो? लेकिन इसके बाद अपने घर के इस्तेमाल के लिए एक पर्सनल गाड़ी भी है। आवाज नहीं आ रही सर? इसके पास अपने घर के इस्तेमाल के लिए उस गाड़ी को मैं इन्वेंट्री बोलूं या पर्सनल एसेट बोलूं? आवाज नहीं है बेटा। तो अगर ये वही गाड़ी बतौर पर्सनल एसेट बेच देता है और उस पर इसको फायदा भी हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी या नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो अब बड़ी सिंपल से पहचान हो गई। अगर रिसिट थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, अगर रिसिट थ्रू, तो ऐसी रिसिट को क्या बोला जाएगा बेटा? रेवेन्यू रिसिट। दोहराइए। अगर रिसिट थ्रू, अगर रिसिट थ्रू, बेटा अब मैं पीछे बंदा बैठाऊंगा फिर हाथ तो पहुंच रहा है संतोष की रेंज में तो तुम आ रहे हो। अगर रिसिट थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है तो क्या बोलेंगे उसको बेटा? रेवेन्यू रिसिट। और अगर रिसिट बेटा थ्रू नॉन इनकम, क्या बोलेंगे उसको?
तो जो 10 गाड़ियां इसके शोरूम में खड़ी हैं, अगर वो उनको बेचता है, तो उनको बेचकर जो इसकी जेब में पैसे आए, क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू रिसिट या कैपिटल रिसिट? रेवेन्यू रिसिट। और जो इसकी पर्सनल गाड़ी है, अगर इत्तफाकन से क्या कर दी, बेच दी, उसको बेच के जो पैसे इसकी जेब में आए, क्या? कैपिटल रिसिट। तो क्या मैं उसको क्या बोलूं, इनकम बोलूं? नहीं। इसका मतलब रेवेन्यू रिसिट इज इनकम, कैपिटल रिसिट इज, सर मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ गया, मतलब मेरे नहीं आपके। सर एक काम करते हैं ना सर, ये आपने अच्छा फॉर्मूला बताया, तो इसको चाहिए तमाम गाड़ियां घर ले जाए, सबको क्या बोले, सारी रिसिट क्या बन गई सर, टैक्स बच गया सर? नहीं, या हाँ? हाँ, आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन काम नहीं करेगा। सुनिएगा जरा, पहली बात समझ लें जरा। बिजनेस करने के लिए किसी शोरूम, किसी दुकान, किसी गोडाउन की जरूरत नहीं है। बिजनेस एक फोन कॉल पर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसको तय करने के लिए हम बात कर सकते हैं। पर्सनल गाड़ी अगर है तो ऐसी साल में आप कितनी गाड़ियां बेचोगे? एक बेच दोगे भाई, हर साल का नया मॉडल। आवाज नहीं है बेटा? चलो मान लिया 2 बेच दी, चलो मान लिया भाई 3 बेच दी, चलो भाई 4 बेच दी, अब इससे ज्यादा तो समझ नहीं आता ना बेटा। लेकिन अगर आप साल की 12, 20, 25, 30 गाड़ियां बेचकर बैठे हो और उनको क्या बोलते हो, ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो सवाल तो उठेगा नहीं उठेगा कि यार 25-25 गाड़ियां बेच रहे हो और क्या बोल रहे हो ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन? तो इसका मतलब क्या है, जहां पर हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में क्या होगी, मुश्किल होगी। क्या होगी? तो उसमें हमें 2 चीजें देखनी है, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या देखना है, और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या देखना है। तो अगर एक ही ट्रांजैक्शन बार बार कई बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसने साल की ऐसी 12, 15, 20, 25 गाड़ियां घर से बैठे बैठे क्या कर दी हैं, बेच दी हैं, कोई शोरूम नहीं है इसका, तो अब ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये इनकम। तो फिर लिहाजा जो होने वाली रिसिट है वो कैपिटल रिसिट नहीं, रेवेन्यू रिसिट है। समझे बात या नहीं? बात समझ में आती है? सर ललित क्या करता है? सर ललित ये करता है, सर ये 1 जुलाई को जागता है, जापान से 1000 गाड़ियां इंपोर्ट करता है और 1000 गाड़ियां आगे शोरूम वालों को आगे बेच देता है, फिर ये पूरे 12 महीने की लंबी नींद के लिए सो जाता है। इसने क्या किया, साल में 1 कंटेनर मंगवाया और वो कंटेनर क्या कर दिया, सब में सेल कर दिया, बस 1 टाइम, और ये फिर पूरा पूरा साल सुकून की नींद सोता रहा। फिर कब जाएगा? 1 साल बाद। समझे बात है नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, सर पूरे साल में इसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, एक ही। लेकिन ट्रांजैक्शन का साइज तो देखो। कोई बोल सकता है मैं 1000 गाड़ियां अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा रहा हूं, आवाज नहीं है। मैं 100 गाड़ियां अपने, आवाज नहीं है बेटा। तो क्या ये पॉसिबल है कि बंदा 100 गाड़ियां या 1000 गाड़ियां अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाए? बोले नहीं ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन का साइज खुद बता रहा है कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आप देखते हैं कि गाड़ी, पर्सनल गाड़ी बेच के लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? गाड़ियों के रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट में कीमतें बढ़ जाती हैं, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद आपने एक गाड़ी बुक करवाई थी 8-9 लाख की, उसकी कीमत आ दोगे 15 लाख, तो आपको तो 6-6 लाख का क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन अगर वो गाड़ी आपने किस कैपेसिटी में परचेज की थी बेटा, और फिर बेच के आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, तो फायदा तो है अपनी जगह पर, लेकिन वो टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन की है, पर्सनल ट्रांजेक्शन, और पर्सनल ट्रांजेक्शन पे होने वाला गेन टैक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो पहली बात, अगर रिसिट थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है तो वो कौन सी रिसिट है,
और अगर रिसिट थ्रू, तो बेटा घर का सोफा, घर का एसी, घर के कारपेट, घर का कालीन, घर के दरवाजे, खिड़कियां, ये सब अगर आप बेच दें, तो इनको बेचकर अगर आपको फायदा भी हो जाए, तो क्या ये फायदा आपकी इनकम माना जाएगा? नो, क्योंकि ये आपकी, या घर का वो पुराना सामान जो आप टीन टप्पड़ वाले को बेचते हैं, उसको बेचकर आपको कुछ रुपए मिल जाते हैं, क्या वो रेसिट आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? आवाज नहीं है बेटा, आवाज ही नहीं है बेटा, नहीं ना बेटा। आपने आई कैप की पुरानी किताबें बेच डाली, बोला तो बहुत वजनी है, अच्छा खासा क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे। यानी आपने अपने बर्गर की खातिर आई कैप की किताबों को भी नहीं छोड़ा। आपने बोला वैसे अब आई कैप जो है किताबें दे नहीं रहा, तो वैसे ही रद्दी हो गई है, खासतौर पे आईए और इको की किताबें, तो आपने बेच दिया उनको, रद्दी वालों को। पता नहीं कोई समोसे खाएगा उसके ऊपर, क्या क्या खाया जाएगा। तो बहरहाल, तो अगर आप अपनी ये किताबें बेच देते हैं, तो बेचकर जो पैसे आपकी जेब में आते हैं वो आपकी इनकम माने जाएंगे या इनकम नहीं माने जाएंगे? आवाज नहीं है बेटा। लेकिन अगर यही किताबें आप कहां से खरीदें? किसी बुक शॉप से। अच्छा, आपने ये किताब बेची जाके ऐसी बुक वाले को जो पुरानी किताबें आगे बेचता है, तो आपने बेची उसको जो पुरानी किताबें बेचता है, उसने आपको दिए पैसे, आपकी इनकम नहीं। लेकिन जब वो दुकान वाला उस पुरानी किताब को आगे किसी और को बेचेगा, तो क्या वो उसकी इनकम, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? वो क्यों खरीद रहा है, किस नियत से खरीद रहा है? तो वो उसके लिए क्या बन गई? इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री बेचेंगे तो क्या कहलाएगा वो? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। आपने साल में मोबाइल फोन चेंज किया, आपने अपना पर्सनल मोबाइल मार्केट में बेच दी, आईफोन बेच दिया, मोबाइल फोन बेच दिया, तो बेचकर क्या मिले आपको? पैसे मिले। तो मोबाइल फोन आपने किस कैपेसिटी में बेचा? तो ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? तो इसको आप इनकम बोलेंगे? नहीं। कौन सी रिसिट बोलेंगे? और कैपिटल रिसिट उस वक्त तक टैक्स नहीं होती जब तक कि लॉ उसको नाम लेके टैक्स ना करे। ये बुनियाद हमें दिमाग में बिठा लेंगे, पक्का? और अगर आपकी एक्टिविटी कौन सी है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तो उसको, वो बाय डिफॉल्ट इनकम है। उसके इनकम होने के लिए आपको लॉ में कोई नाम वगैरह देखने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि डॉक्टर साहब की जो फीस है, चेकअप फीस है, वो क्या है? इनकम है। लॉयर की कंसल्टेंसी फी जो है वो क्या है? इनकम है। भाई वो लॉयर, वो डॉक्टर, वो सारे काम जो कर रहा है वो किस कैपेसिटी में कर रहा है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में। किस मकसद के लिए बैठा हुआ है? पैसा कमाने के लिए। आवाज नहीं है बेटा। तो जो फी लफ्ज है, फी, तो अगर कोई डॉक्टर कहता है भाई लॉ में दिखाओ कि डॉक्टर को मिलने वाली फीस कहां टैक्स होगी, तो हम बोलेंगे भाई लॉ ऐसा कोई लफ्ज शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जो क्लिनिक खोल के बैठे हुए वो आपकी क्या है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। यस और नो? तो फिर वो आपकी इनकम बाय डिफॉल्ट इनकम है, लॉ में मेंशन होना जरूरी नहीं। हाँ, अगर आपकी इनकम क्या होती? एग्जेम्प्ट होती, तो फिर लॉ में क्या होती? स्पेसिफिकली मेंशन होती। क्या ये बात सब, ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक कर ले इसको। अच्छा भाई, उसके बाद कौन सी रिसिट? दैट इज थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। और कौन सी रिसिट? आसान कर ले। पॉकेट मनी आपको वॉलेंट्री मिलती है, इनवॉलेंट्री मिलती? अच्छा, सवाल बड़ा सिंपल सा, अगर अम्मी अब्बू पॉकेट मनी देने से इनकार करें, कोर्ट जा सकते हो? जज साहब, इन्होंने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी है, लिहाजा मैं केस दाखिल करता हूं कि मेरी पॉकेट मनी बहाल की जाए। आवाज नहीं है बेटा। जज साहब, अम्मी अब्बू ने कहा था कि आईएई को पास होने पर मुझे क्या मिलेगा? कैश रिवॉर्ड मिलेगा। आवाज नहीं है बेटा। बोला मेरे तो आईएई को पास नहीं, बाईपास हो गया, तो अब तो मुझे इनाम मिलना चाहिए एडवांस में। ये तमाम केसेस आप लेके कोर्ट में सकते हो। जज साहब, मैंने अपने फ्रेंड को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, लिहाजा मुझे भी गिफ्ट दिलवाया जाए। बोले भाई, क्या ऐसे तमाम केसेस लेके आप कोर्ट में जा सकते हो? आवाज नहीं है बेटा, आवाज नहीं है, आवाज नहीं। क्योंकि इन तमाम केसेस में जो मिलने वाली रिसिट थी वो क्या थी? वॉलेंट्री रिसिट थी, और उसको आप कोर्ट जाके स्टेब्लिश नहीं कर सकते। यस और नो?
ये जो रिसिट थी ये ये मतलब दोनों रिसिट विदाउट एक्टिविटी है। इधर क्या है, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इधर भी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बगैर एक्टिविटी मतलब बैठे बैठे हमारी जेब में पैसा आ रहा है, तो बैठे बैठे हमारी जेब में क्या आ रही है, पॉकेट मनी आ रही है, लेकिन वो वॉलेंट्री बेस पर आ रही है, लिहाजा वो क्या है, टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम नहीं। समझ में आई बात या नहीं? गिफ्ट्स आमतौर पे क्या है, गिफ्ट मिले तो वो गिफ्ट भी क्या है, आमतौर पे वॉलेंट्री रिसिट है, वो टैक्सेबल नहीं जब तक के लॉ गिफ्ट्स को नाम लेकर टैक्स ना करे। तो ये सब कुछ आना है आपके सामने। अच्छा जी, इसकी बात कर लें। प्राइस बॉन्ड खुल गया, स्टेट बैंक अगर आपको प्राइस बॉन्ड देने से क्या करे, आवाज नहीं आ रही बेटा, इनकार करे, क्या कोर्ट जा सकते हो? लीगल राइट है ना आपका, इनाम आपके नाम पे खुला है ना, तो जब इनाम आपके नाम पे खुला है तो अब जाके आप वो कोर्ट पे जाके उसको स्टेब्लिश कर सकते हो, कोर्ट जाके उसको रिकवर कर सकते हो। वॉलेंट्री थी या इनवॉलेंट्री रिसिट थी? बोले ना बेटा, वॉलेंट्री कैसे थी, नाम खुला है यार आपका, बॉन्ड में नाम निकला है आपका, वो प्राइस बॉन्ड आपके पास है जो खुला है। अगर स्टेट बैंक आपको देने से इनकार करे, कोर्ट जा सकते हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट है कि नहीं है? तो जिस वॉलेंट्री रिसिट के लिए क्या हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट हो, ऐसी रिसिट रेवेन्यू रिसिट है, बाय डिफॉल्ट क्या है, इनकम है। तो प्राइस बॉन्ड से मिलने वाला इनाम इनकम है। बैंक में अकाउंट खोला सेविंग, बैंक ने इंटरेस्ट देने से इनकार कर दिया, आवाज नहीं है बेटा, तो वो लीगल राइट आपका एस्टेब्लिश हो गया उस इंटरेस्ट को रिसीव करने का, कोर्ट जा सकते हो, जवाब दो। हाँ, अब इसने बोला नीचे अदर देन व्हाट, कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं जो शरीयत की वजह से एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, विरासत में मिलने वाली हिस्सा। आवाज नहीं है बेटा, तो अगर आप विरासत में मिलने वाले हिस्से को लेने कहां गए हो, बोले बेटा कोर्ट, तो उस पर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। यानी अगर आप शरिया राइट एस्टेब्लिश करने कहां गए हो, अगर आप कोर्ट गए हो किस मकसद के लिए, शरीयत के राइट एस्टेब्लिश करने के लिए, तो फिर वो आपकी इनकम ट्रीट नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर आपको विरासत में क्या मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, तो क्या वो आपकी इनकम है? नो। हालांकि आप उसको लीगल राइट के थ्रू एस्टेब्लिश करके लाए हो। हक महर, हक महर क्या होता है, हक महर क्या होता है? हक महर वो रकम होता है जो शौहर बीवी को अदा करता है निकाह से पहले, सिक्योरिटी डिपॉजिट, समझ सकते? अरे हंस रहे हो आप भाई, मीन्स खातून की सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो वो अमाउंट है, उसको हकमैर कहते हैं। तो वो हकमैर हमारे यहाँ बड़ा कल्चर बड़ा खराब है ना, वो उसको बनवाते हैं, एक होता है मौजल, एक होता है गैर मौजल, मतलब वो उसको डेफर करवा लेते हैं, बोलते हैं इसमें भी उधार कर लो, बाद में कभी दे देंगे। तो वो उधार करवा लेते हैं, भाई क्या करें, हमारे यहाँ लोग करवा लेते हैं इसको उधार, बोला ये आज अदा नहीं होगा, ये कभी इन फ्यूचर कभी अदा हो जाएगा, तो अब एग्रीमेंट हो गया, क्या कर सकते हैं अब। अच्छा सब कैसे जागा ये, कमाल देखो आप, खाली बस ये 2 इंच 3 इंच ऐसे आगे आ गया है, मुझे डर था गिरना जाए आगे, ये बात सुनने के लिए तो ऐसा एक्टिव हुआ है। अच्छा जी, तो वो लोग क्या करवाते हैं, उसको डेफर करवा लेते हैं ना, तो फिर वो जब बाद में खुदा ना खास्ता मामला खराब होता है, एग्रीमेंट टूटने पे पहुंचता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कुछ भी बोले आप उसको, तो फिर उसमें राइट एस्टेब्लिश होता है किस चीज का, हकमैर रिसीव करने का। तो अगर वो हकमैर की रकम जो रिसीव होगी राइट एस्टेब्लिश करने के बाद, वो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट के थ्रू तो होगी, लेकिन वो शरिया राइट है, लिहाजा उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट के थ्रू भी जनरेट होने के बाद भी हम उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिट मान नहीं सकते, क्योंकि इसको हमने एक्सक्लूजन में डाला हुआ है। मतलब क्या लिखा हुआ हमने, अदर देन शरिया राइट्स, वो तमाम लीगल राइट्स वॉलेंट्री रिसिट्स के जो शरिया के थ्रू क्या हो रहे, एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसके बाद नंबर 3 जहेज, जहेज है ना, जहेज लानत है। ओके जी, तो ये तमाम बातें इसमें आ गई बेटा, तो इसको अब आप पहचान लें कि क्या इनकम है और क्या इनकम नहीं, एक एक करके समझ लेते हैं। सैलरी, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले
तो सर्विसेज किस नियत से दे रहे हो? पैसा कमाने की नियत से। तो नंबर 1 इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। नंबर 2, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे मक्खियां भगा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, बैठने पर भी आपका राइट टू रिसीव क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको हुकूमत सैलरी ना दे तो आप कोर्ट जाके उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इसका मतलब तब भी आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसिट है। अच्छा जी, उसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं पॉकेट मनी, ठीक है, स्टाइपेंड वो वाला नहीं, आपका वाला नहीं, वैसे स्टाइपेंड जो हुकूमत दे रही है किसको, अवाम को, ये जो स्टाइपेंड, ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप्स, ये सब जो हुकूमत दे रही है, ठीक है, या वॉलंटरी रिसिट्स है, और ये टैक्सेबल नहीं है। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस का नाम मतलब यह है क्या कि बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में या तो क्या कर रहे होंगे आप, ट्रेड कर रहे होंगे, या कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। दोनों सूरतों में आपके पास क्या पड़ी होगी, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री किस नियत से पड़ी है, आगे बेचने की नियत से, प्रॉफिट कमाने की नियत से। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इनकम। तो बिजनेस की वजह से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। यस और नो बोलने बेटा, जवाब दें। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल एसेट की ट्रेड करते हैं, किसकी ट्रेड करते हैं, पर्सनल एसेट की, तो पर्सनल एसेट की ट्रेड जो है वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगी, अनलेस, जब तक के लॉ उसको स्पेशली नाम लेकर क्या करे, इनकम ना बोल। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले इस पे एक एग्जांपल लेते। एक पेंटिंग कहां रखी हुई है, आर्ट गैलरी में, किस कैपेसिटी में रखी हुई? यार जवाब दो ताकि मेरी बात कंक्लूड हो। एक पेंटिंग कहां रखी हुई है, आर्ट गैलरी में रखी हुई है, किस हैसियत से रखी हुई है? आर्ट गैलरी किस काम के लिए, पेंटिंग बेचने के लिए है ना। तो वहां पर उस पेंटिंग की कैपेसिटी क्या है, इन्वेंट्री है ना यार वो। तो अगर आर्ट गैलरी क्या करेगी, पेंटिंग बेचेगी, तो वो उसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, वो पेंटिंग खरीदी किसने, आजिम ने, लेकर कहां लगा ली, घर की दीवार पर। अब घर की दीवार पर लगने के बाद वो पेंटिंग इन्वेंट्री है या पर्सनल एसेट है? जवाब दे। वो पेंटिंग ललित को पसंद आ गई बहुत ज्यादा, बोला क्या आर्ट है, क्या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, क्या है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मतलब इसमें ये जो शेड आ रहा है, ये जिंदगी की अलामत है, फला है, इस तरह है ना, वो ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ का खो गया। आजिम परेशान है, पता नहीं क्या दिख गया है इसको इसके अंदर। वो सुना होगा ना आपने लॉ वाला केस, मास्टरपीस, बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक, में उसकी बात नहीं करता, खैर। तो वही मास्टरपीस दिख गया इसको, किसको, आंखों का कमाल है सारा का सारा, यहाँ का मसला है सारा का सारा, ठीक है ना। तो उसको वही पेंटिंग बड़ी पसंद आ गई, बोला ये शाकार पेंटिंग कहाँ से लेकर आए, वगैरह वगैरह। ये तो खामोश रहा, चुप रहा, बोला कुछ अच्छे पैसे मिल जाए। तो बोला देखो यार, तुम तो माशाल्लाह क्या कहते हो, कदरदान हो, जो वैल्यू समझते हो लगा दो। यस और नो, क्या कहते हो? तो उसने भाई लगा दिए 1 लाख रुपए, ये लेकर आया था 2,000 रुपए की मार्केट से। 98,000 का क्या हो गया, इसको गेन हो गया, किसको, आजिम को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसने क्या बेचा, इन्वेंट्री बेची, पर्सनल एसेट बेचा। तो इस गेन को हम लॉ की नजरों में क्या करें, इनकम माने, या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी माने, या नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इस केस में क्या बिका है, इन्वेंट्री बिकी है, पर्सनल एसेट बिका है, बेहतरीन। लेकिन अगर मैं बोलूं लॉ आपको कहता है नहीं, पेंटिंग की इनकम को इनकम मानो, तो फिर क्या इनकम मानना पड़ेगा? क्योंकि एक जुमला हमने ऊपर पढ़ा, क्या जुमला पढ़ा ऊपर हमने, अनलेस स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज। तो अगर कहीं लॉ में लिखा हुआ मिल जाता है कल हमें कि जो पेंटिंग आप अगर बतौर पर्सनल एसेट भी बेचेंगे तब भी उसको इनकम मानना पड़ेगा, तो फिर क्या मानोगे या इनकार कर दोगे, मानोगे। ये सिस्टम है लॉ का। अगर ये आपको सिस्टम समझ में आ गया तो आपको पूरा लॉ आगे तक समझ में आएगा, पहचान हो जाएगी क्या इनकम है और क्या इनकम नहीं है। और लॉ चाहे जो इनकम है उसको क्या कर दे, माफ कर दे, और लॉ चाहे जो इनकम नहीं है उसको इनकम मान ले और उस पर टैक्स भी मांग ले। ये बुनियादी कायदा है आपके सामने। ये कायदा समझ में आया तो हमारी गुफ्तगू यहाँ से क्या होगी, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आइंदा क्लासेस के अंदर। कोई सवाल हो यहाँ तक
तो पूछ लीजिए। है बेटा, सेल्स ऑफ गुडविल जो है वो दो जगह आ सकती है, बिजनेस में भी आ सकती है और कैपिटल गेन में भी, इनकम टैक्स में आएगी। ठीक है, जो गुडविल किसकी होगी, बिजनेस की होगी। क्या बेटा, इसकी बात सवाल सुनने दो जरा, ललित सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर, लोन। हाँ, अगर लोन से मिलने वाली रकम आमतौर पे जो है वो इनकम नहीं है, क्योंकि लोन को कोई भी इनकम नहीं मिलेगा। लोन आपने किस नियत से लिया है, वापस करने की नियत से, है ना। आपके पास पैसे कम है तो आपने उधार ले लिए, हाँ उस पैसे से आप कुछ कमा सकते हैं, जो कमाएंगे वो इनकम है, लेकिन वो लोन तो इनकम नहीं है ना, लोन तो वापस करना है आपने। सुन तो लो बात को। लेकिन अगर लॉ चाहे तो मिलने वाली लोन की रकम को क्या मान ले, इनकम मान ले। ये सारी बातें आगे चल के होंगी आहिस्ता आहिस्ता, इसमें इन एग्जाम्पल्स में क्या होते रहेंगे, इजाफे। मैं बार बार आपको आगे चल के बताता रहूंगा, देखो ये वाला पॉइंट यहां से कनेक्ट हो रहा है, जो हम शुरू में इस तरह पढ़कर आए थे। तो सारी एग्जाम्पल एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हर रिसिट इनकम नहीं है। कौन सी रिसिट इनकम है, रेवेन्यू रिसिट। और अगर लॉ चाहे तो उसको भी इनकम ना माने, लेकिन उसके लिए लॉ कानून होना क्या है, जरूरी है। बगैर कानून के ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी रिसिट कौन सी है बेटा, कैपिटल रिसिट, जो कि बाय डिफॉल्ट इनकम ही नहीं है, लेकिन अगर कानून उसको पुकार कर क्या बोल दे, इनकम। समझे बात को या नहीं, ये आपका भाई है, नहीं भाई नहीं है ना आपका ये। लेकिन अगर आप इसको मुंह बोला भाई बना लें, तो बस कानून ने इनकम, किस एक चीज इनकम नहीं है, कानून ने उसको इनकम बोल दिया है। अब उसको भाई की तरह, इनकम की तरह मानना पड़ेगा, हाँ ट्रीट करना पड़ेगा। अब आप भाई बोल रहे हैं तो भाई वाला सलूक करें आप। ठीक है जी, ओके। और कोई सवाल किसी का बेटा इधर से, नहीं तो हम इस तरह बनाते रहते हैं ना, नहीं। सलमान कह रहे हैं नॉन वॉलेंट्री रिसिट एक बार दोबारा बता दें। वॉलेंट्री मतलब होता है कि आपकी जेब में, आपके हाथ में किसी ने पैसे दे दिए बगैर मांगे, और नॉन वॉलेंट्री मतलब बगैर मांगे नहीं दिए, देने की कोई वजह होगी। तो प्राइस बॉन्ड खुला तो वजह थी ना, तो प्राइस बॉन्ड के पैसे आपको मिलने चाहिए। आप पता नहीं वो इनामी स्कीम देखी है नहीं देखी आपने, वो कार्ड स्क्रैच करे इनाम निकल आएगा, पेप्सी की बोतल के पीछे से क्या होगा, इनाम निकल आएगा, है ना, कैप में से इनाम निकलेगा, ऐसे स्कीम देखी है नहीं देखी। ठीक है, ये क्या करें, मोबिलिंग की तरफ से एसएमएस फॉरवर्ड करें आगे, मतलब कंपनी को कुरानदाजी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, इनाम निकल आएगा। तो अगर आपने इस तरह की स्कीम में क्या किया है बेटा, पार्टिसिपेट किया और वाकई आपका इनाम निकल आया है, तो इनाम वॉलेंट्री नहीं है, इनाम आपका स्कीम में पार्टिसिपेट करने की वजह से है। तो अब वो इनाम अगर आपका निकल आया है, तो वो अगर वो सामने वाला वो इनाम देने से क्या करे, इनकार करे, तो आप वो इनाम लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो इट मीन आपका लीगल राइट क्या हो रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है। और जब लीगल राइट स्टैब्लिश हो रहा है तो वो रिसिट आपके लिए कैपिटल रिसिट नहीं बल्कि रेवेन्यू रिसिट। क्लियर है बेटा कहां तक सलमान, जिस पर राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होता है, बिल्कुल जबरदस्त बेटा, ऐसा ही है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे यहां से अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।